हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ आप लोग के साथ भी रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट शेयर करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसी रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट है तो आप मुझसे इस ईमेल आईडी में आकर शेयर कर सकते हैं। आज की जो स्टोरी है उसे भेजने वाले व्यक्ति ने अपना और अपने लोगों का नाम अनोनिमस रखा है। बेसिकली ये 3 दोस्तों की स्टोरी है, तो जिसने हमसे स्टोरी शेयर की है उसका नाम हम रजत रख देते हैं और बाकी 2 दोस्तों का नाम शुभम और विशाल रख देते हैं। तो ये स्टोरी मैं रजत के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सुनाऊंगा। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। मैं और मेरा पूरा परिवार और मेरे 2 दोस्त शुभम और विशाल मेरे साथ मेरे गांव घूमने के लिए गए थे। हम जहाँ रुके थे वह एक गेस्ट हाउस थी। वैसे ये गेस्ट हाउस ज़्यादा बड़ी फैसिलिटी वाली तो नहीं थी, जैसे कह सके 5 स्टार, बट हाँ काफ़ी नॉर्मल सी थी। ये गेस्ट हाउस बहुत पुरानी थी और यहाँ जब टूरिस्ट घूमने के लिए आते थे उनके लिए बनाई गई थी। ये कोई हॉन्टेड गेस्ट हाउस नहीं था, पर इसके चारों ओर काफ़ी बड़े बड़े पेड़ पौधे थे। बेसिकली ये गेस्ट हाउस चारों ओर से हरियाली से घिरी हुई थी। मेन रोड से एक कच्ची सड़क गेस्ट हाउस तक जाती थी। बेसिकली ये गेस्ट हाउस काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था, पर इसके चारों ओर फैली हरियाली हॉन्टेड थी। जब हम गेस्ट हाउस में पहुँचे तो मेरे मम्मी पापा मेरे चाचा चाची के पास चले गए थे। अब इस बड़े से खूबसूरत गेस्ट हाउस में मैं और मेरे 2 दोस्त रह गए थे। हमारे ग्रुप में विशाल भाई आर्मी से थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेव थे। हमने उस दिन डिनर किया और सोने के लिए चले गए। उस रूम में टोटल 2 बेड्स थे, एक डबल बेड और एक सिंगल बेड। मैं और शुभम एक बेड में सोने का फैसला करते हैं जो कि डबल बेड था, और विशाल भाई सिंगल बेड में सोने का फैसला करते हैं। अब मृत्यु का असली तांडव स्टार्ट होने वाला था। मैं जब अपने बिस्तर पे आराम से सो रहा था तब मुझे एक काफ़ी खौफनाक सपना आता है। मैं देखता हूँ कि हमारे गेस्ट हाउस के पीछे एक व्यक्ति खड़ा है और वो सीधा हमारे गेस्ट हाउस की ओर घूरे जा रहा है। सच बताऊँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा डरपोक हूँ, पर इस बात को मैं एक बुरा सपना समझता हूँ और इस बात को नज़रअंदाज कर देता हूँ। मैंने बिना किसी हेजिटेशन के अपनी आंखें खोली और अपने बाजू की तरफ एक खिड़की थी, उससे मैंने बाहर देखा। बाहर अंधेरी रात साफ दिखाई दे रही थी, पर थोड़ी दूर कुछ चमकता हुआ दिख रहा था। और उसके बाद जो मैंने देखा वो देख मैं स्तब्ध रह गया। मैंने देखा खिड़की से थोड़ी दूर लाल चादर में लिपटी हुई कोई चीज़ लेटी हुई है। ये देख मैं हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ और सोने की कोशिश करने लगता हूँ। कुछ देर बाद मेरा दोस्त जाग जाता है और वो मुझे जगाकर बताता है कि उसे भी वही सेम सपना आया है जो सपना मैंने देखा था। अब मुझे समझ आ जाता है, हो ना हो उस मैदान में कोई ना कोई तो दिक्कत ज़रूर है। मैं अपने दोस्त को खिड़की से बाहर देखने के लिए बोलता हूँ, जहाँ दूर पर कोई लाल चादर में लेटा हुआ था, पर जब वो बाहर देखता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। सच बताओ तो हम दोनों काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। हमने डिसाइड किया कि अब हम में से कोई भी नहीं सोएगा। थोड़ी देर में विशाल भाई भी जाग जाते हैं, तो हम अपना एक्सपीरियंस उनसे शेयर करते हैं। तब रात के 11 बज रहे थे। विशाल भाई हमें हौसला देते हैं। विशाल भाई की वजह से हमें थोड़ी हिम्मत मिलती है और हमारा डर थोड़ा कम हो जाता है। अब जैसे कि विशाल भाई काफ़ी ज़्यादा ब्रेव थे, तो उन्होंने हम दोनों को ये सलाह दी कि हम दोनों उनके साथ चलें, जहाँ पर मुझे लाल चादर में लिपटा हुआ कोई दिखा था। जैसे कि मैंने बताया, मैं बहुत ज़्यादा डरपोक हूँ। मैं चलने से साफ मना कर देता हूँ कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, और वो दोनों मुझे जैसे तैसे इस बात के लिए मना लेते हैं कि मैं उनके साथ चलूँ, और आखिरकार मजबूर होकर मुझे उनके साथ जाना पड़ता है। वो रास्ता बहुत ज़्यादा अजीब था। वहाँ पर जाने के लिए कोई प्रॉपर रास्ते नहीं थे। हम अपने कीचड़ भरे पैरों से उस मैदान में जा पहुँचे। जब हम वहाँ पास जाकर पहुँचते हैं तो हमने देखा लाल चादर में लिपटी हुई एक लाश पड़ा हुआ था। हम एक भी बार बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से जैसे तैसे हो सके भागते हैं। हम जितनी तेज़ी से हो सके उतनी तेज़ी से गेस्ट हाउस के रूम की तरफ भागते हैं और हम अपने बेड पर चढ़कर बहुत बुरी तरीके से कांपने लग जाते हैं। हम दोनों में से किसी ने भी अब तक कुछ ऐसा नहीं देखा था। हम 5 मिनट तक
लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करते रहते हैं, लेकिन तभी मेरे दिमाग में अचानक से एक बात हिट करता है। वो कहाँ हैं? विशाल भाई कहाँ हैं? वो अब तक नहीं पहुँचे, वो कहाँ रह गए? मैं अपने दोस्त शुभम को बताता हूँ विशाल भाई वापस नहीं आए। तब जाके उसे इस बात का एहसास होता है कि हम वहाँ से भाग कर आ गए और विशाल भाई अब तक वापस नहीं आए। तब शुभम भाई खिड़की की ओर से बाहर देखने की कोशिश करते हैं कि विशाल भाई कहाँ रह गए, और वो जो देखते हैं वो वहीं पर अपने पैंट पे पेशाब कर देते हैं। वो देखते हैं कि विशाल भाई तेज़ी से गेस्ट हाउस की ओर भाग कर आ रहे हैं और उनके पीछे वो डेड बॉडी भी दौड़ रही है। वो एक भी शब्द बिना कुछ बोले चादर से अपना मुंह ढक लेता है और कंटिन्यू मंत्रों का जाप करते रहता है। हम दोनों ये सब देख काफ़ी ज़्यादा खौफजदा हो चुके थे। विशाल भाई 5 मिनट बाद रूम पे वापस आ जाते हैं और वो चादर ओढ़कर कंटिन्यू मंत्रों का जाप करते रहते हैं। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो रो भी रहे थे। सच बताऊं तो वो रात बहुत ज़्यादा मुश्किल से गुजरी थी। हमने जैसे तैसे वो रात गुजारी। अब धीरे धीरे खिड़की की ओर से रोशनी अंदर आने लगी थी, पर हम में से कोई भी एक बात भी नहीं सोया था। कुछ देर बाद हमारे परिवार वाले आए। वो ये देख काफ़ी कंफ्यूज हो गए कि अभी तक हम क्यों सो रहे हैं। पर जब उन्होंने हमारी हालत देखी तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? जब उन्होंने विशाल भाई की चादर हटाई तो वो अभी तक कांप रहे थे। उनका पूरा शरीर बुखार से जल रहा था। उनको 104 का बुखार था। ऐसी परिस्थिति देख मेरे पापा और मेरे चाचा जी ने उनको नज़दीक हॉस्पिटल ले गए। जब उनकी सारी टेस्ट हुई तो उनकी सारी टेस्ट नॉर्मल थी। जब वो लोग वापस आते हैं तो मैं और शुभम भाई वो सारी बातें बता देते हैं जो हमारे साथ हुआ था। मेरे पिताजी इन बातों को सीरियस लेते हैं और विशाल भाई को एक पंडित जी के पास ले जाते हैं। पंडित जी जब विशाल भाई की ऐसी हालत देखते हैं तो वो ये हालत देखकर बताते हैं कि विशाल भाई ने कुछ बहुत भयंकर देखा है, जिसकी वजह से वो अभी भी सदमे में हैं। तब पंडित जी वहाँ पर आते हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई थी, और वहाँ पर बैठकर वो अपने कुछ रिचुअल्स करते हैं। तब उन्होंने हमें कुछ ऐसा बताया जो सुन हम सब चौंक गए। उन्होंने बताया जब हम दोनों वहाँ से भाग गए तब विशाल भाई की पता करना चाहते थे कि वहाँ चल क्या रहा है। वो उस लाल कपड़ों में लिपटी हुई लाश के करीब जाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि वो आदमी से थे तो उनको भूत प्रेत के नाम से डर नहीं लगता था, लेकिन गलती से उन्होंने अपना पैर एक ऐसी जगह रख दिया जहाँ पर एक व्यक्ति को गाड़ा गया था, और उस व्यक्ति की आत्मा विशाल भाई के शरीर में समा गई। लेकिन वो स्ट्रेंज बिहेव नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनके माइंड के साथ साथ उनकी आत्मा भी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। पंडित जी ने हमें सलाह दी कि हम जल्दी से विशाल भाई को लेकर महाकालेश्वर मंदिर चलें, क्योंकि वो आत्मा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हम जल्दी से महाकालेश्वर मंदिर जा पहुँचे। हमने अभिषेक किया। तब वहाँ के पंडित जी ने हमें कुछ विभूति दी। जब हमने विशाल भाई के माथे पर महाकाल जी का विभूति लगाया तब विशाल भाई तुरंत होश में आ गए और उन्होंने हमसे पूछा, मैं यह क्या कर रहा हूँ? तब जाकर हमें सांस में सांस आई और हम वहाँ से वापस आ गए। तब पंडित जी ने बताया कि ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, अब हमको मेहंदीपुर बालाजी जाना होगा। जब हम वापस लखनऊ पहुँचे तब रात के 9 बज चुके थे। तब हमने डिसाइड किया कि हम कल सुबह मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकलेंगे। महाकालेश्वर मंदिर के पंडित जी ने विशाल भाई को एक काला धागा दिया था और बताया कि वो इसको ना खोले, पर विशाल भाई इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने अपने माथे से वो विभूति पोंछा और वो काला धागा खोल दिया। हम काफ़ी थके हुए थे तो हम सोने के लिए चले जाते हैं, पर विशाल भाई के साथ एक व्यक्ति को रखा जाता है ताकि उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। थोड़ी देर में वो आत्मा विशाल भाई के शरीर में वापस आ जाती है। मैं विशाल भाई के बगल में सो रहा था। तब विशाल भाई मुझे बहुत ज़ोर से चाटा मारते हैं। सच बताऊं तो चाटे में इतनी ज़्यादा ताकत थी कि मेरा पूरा सर काम गया था। अब विशाल भाई लगातार मुझे थप्पड़ मारे जा रहे थे। आवाज़ सुनकर मेरे चाचा जी और पापा उस रूम के अंदर आ गए और विशाल भाई को रोकने लगे, लेकिन तब तक मेरा पूरा चेहरा सूज चुका था।
उन्होंने लगातार मुझे 9 थप्पड़ें मारी थी। मुझे रिएक्ट करने का टाइम तक नहीं दिया था उन्होंने। हम जितनी तेज़ी से हो सके उतनी तेज़ी से मेहंदीपुर बालाजी जा पहुँचे। उसके बाद मेहंदीपुर बालाजी के पंडित जी ने विशाल भाई के अंदर से उस आत्मा को निकालकर मुक्त कर दिया। तब जाकर हमें उस आत्मा से छुटकारा मिला। लेकिन पंडित जी ने हमें कुछ ऐसा बताया जो सुन हम सब आश्चर्यचकित रह गए थे। उन्होंने बताया कुछ सालों पहले उस गेस्ट हाउस में कुछ लोग आए थे, लेकिन वो लोग एक पर्सन के मर्डर के बारे में प्लान बना रहे थे। लेकिन उस गेस्ट हाउस के गार्ड ने गलती से उनके प्लान के बारे सुन लेता है और उनमें से एक पर्सन को ये पता भी चल जाता है कि गेस्ट हाउस के गार्ड ने उनके प्लान के बारे में सब कुछ सुन लिया है। तो वो लोग गार्ड को मार डालते हैं और उसके बाद उस गार्ड को गेस्ट हाउस के पीछे लेकर दफना देते हैं। तो अब तक हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका रीज़न यही था। मैं आप सबको आखिर में कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आप कोई नई जगह घूमने के लिए जाएं तो रात आधी को खिड़की के बाहर झांकना अवॉइड करना। तो ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी कोई सी रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट है तो आप मुझसे इस ईमेल आईडी में आकर शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी स्टोरी को अपनी आवाज़ में नरेट करूँगा। मुझे इस बात की बहुत खुशी होगी। थैंक यू रजत फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे एक न्यू हॉरर स्टोरी में। तब तक के लिए बाय।